जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो लगातार पिछले 4 महीनों से जिस पॉइंट ऑफ फोकस पर हमने फोकस बनाया हुआ है यानी लद्दाख का बॉर्डर और पीएलए की आर्मी यानी पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का रणनीति क्या कुछ है, किस तरीके से बेजिंग गेम चेंजिंग के तौर पर गेम खेल रहा है और वो अपनी रणनीति किस तरीके से हर 2 घंटे हर 1 घंटे में बदल रहा है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और कल हमने आपको बताया था कि मॉस्को पर सबकी नजरें हैं और मॉस्को में कल हमने सबसे पहले आपको ब्रेक करते हुए यह बताया था कि राजनाथ सिंह और पीएलए के अंदर यानी राजनाथ सिंह और बीजिंग के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बीच मीटिंग होगी और तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो मीटिंग हुई जिसमें बड़ी बातें हुई है और डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने एक बार फिर वही बात बताई है जो भारत का मौक़िफ़ है। लेकिन इस पर जाने से पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो बहुत ही चौंका देने वाली है। दुनिया भर की नजरें लद्दाख पर, लेकिन अब नजरें सबकी जाएंगी ब्लैक सी पर, क्योंकि ब्लैक सी से खबर इस वक्त आ रही है कि रूस और अमेरिका के बीच ताल्लुकात और खराब हो रहे हैं और 3 बॉम्बर जो यूएसए के 3 बॉम्बर हैं उनको आज आकाश में देखा गया ब्लैक सी के अंदर, जिसके फौरन बाद रशिया हरकत में आया और रूस ने कार्रवाई करते हुए रशियन की एयरफोर्स ने कार्रवाई करते हुए यूएसए के 3 बॉम्बरों को पीछे धकेला है। यानी जंग होते होते रुक गई है ब्लैक सी के अंदर। अभी तक की सबसे बड़ी खबर जहां भारत और चीन पर सबकी नजर थी, लेकिन साउथ चाइना सी से अब सीधे नजरें ब्लैक सी पर, जहां पर रूस और अमेरिका के बीच पिछले कई महीने से तनातनी चली रही थी। उस बीच खबर आज ये कि 3 यूएस बॉम्बर के जहाज जब ब्लैक सी के ऊपर से गए रशिया के अंदर चलने की कोशिश में थे तो रूस की तरफ से रशिया के जो एयरफोर्स है उनके 8 विमानों ने एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें वापस भेजा है। यानी टेक्निकली ये माना जा रहा है कि जंग होते होते बची है। वहां पर छोटी सी भी गलती होती तो एक और खबर बड़ी यहां पर होती जो शायद मानवता के लिए अच्छी नहीं थी। आज इसी से शुरुआत करेंगे और शुरुआत के लिए मैं आपको बताते चलूं कि आज मेरे साथ जो पैनल है वो बिल्कुल एक्सपर्ट पैनल है। अपने अपने महाज पर, अपने अपने फ्रंट पर बहुत ही खूबी के साथ और बेबाकी के साथ बात करते हैं। मेजर जनरल भूपेश जैन साहब मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। हाईली थैंकफुल मेजर जनरल भूपेश जैन साहब। कर्नल एस एस पठानिया साहब मेरे साथ है। डॉक्टर भूषण देवान कमांडर डॉक्टर भूषण मेरे साथ है और मेरे साथ रहमत कलीम स्टूडियो के अंदर मौजूद है। पल पल की खबर आपको बताएंगे और थोड़ी देर में एक और गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जब वो ज्वाइन करेंगे तब हम आपको बताएंगे उस गेस्ट को ज्वाइन करवाने का मकसद क्या है। लेकिन सबसे पहले कमांडर भूषण आप ही के पास आऊंगा। खबर तो हम यहां पर देख रहे थे कि रूस और भारत के बीच भिड़ंत ना हो, यहां तो एक और महाज जो पहले से ही गर्म था और गर्माहट देखने को मिली साउथ सी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर। पर आप देखिए वो जो हुआ है वो एक बाई चांस हुआ है, ऐसा कोई प्लान फाइट बिटवीन रशिया अमेरिका की प्लान नहीं है। वो तो एक्सरसाइज करते करते हो गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दिया है सपोर्टिंग इंडिया इन इंडिया चाइना जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो रहा है। और ये जो अनसेफ इंटरसेप्ट हुआ है इसमें मिलिट्री प्लेन्स का, और इसमें मतलब कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। पर आप मानता हूं लड़ाई के सिचुएशन में अनप्लान चीजों से भी बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखें, एक छोटी सी इंसिडेंट थी, आर्च बिशप ऑफ ऑस्ट्रिया उसकी कुछ कहने से और पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो आपका आंकलन ठीक है, कोई इस टाइप का है, पर ऐसा बच गया, ऐसा कोई प्लान चीज नहीं है। कर्नल पठानिया क्या अभी हमारे ये प्लान नहीं था, जबकि बड़ी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता करके रॉयटर और सभी लोग लिख रहे हैं कि बहुत क्लोजली दोनों चीजें थी, कुछ भी हो सकता था। देखिए इसको अगर आप ये मान के चलें कि रशिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है अगर इस हद तक आ चुके हैं तो मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी लड़ाई, देखिए विश्व युद्ध कोई नहीं चाहता है। सबसे बड़ा जो विश्व युद्ध इस समय चल रहा है वो चल रहा है कोरोना के अगेंस्ट। और दूसरा विश्व युद्ध की जो तैयारी हो रही है वो हो रही है जब ये चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि ये जो एससीओ का ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है मीटिंग और
हमारे रक्षा मंत्री जी चाइना के रक्षा मंत्री से बात मिले हैं, 2 घंटे बाद चली है, तो ये अच्छा इंडिकेशन है। और अच्छा इंडिकेशन इसलिए है कि अगर हम इसको साथ कंबाइन करते हैं, देखिए चाइना इस समय इंडिया को पूरी तरह से प्रोवोक कर रहा है। चाइना इस समय ये चाहता है कि इंडिया की जो रेपुटेशन है, बिकॉज ही वांट्स टू चेंज द गेम, दैट ही वांट्स दैट इंडिया शुड बिकम एग्रेसर एंड चाइना शुड बिकम ए डिफेंडर, जो कि बिल्कुल उल्टा है। तो चाइना की ये हरकतें चलती रहेंगी। विश्व युद्ध का जो मामला है, और जैसे आप बता रहे हैं कि अगर ब्लैक सी के अंदर, आई वुड अज्यूम दैट वुड बी एक्सीडेंट ओनली, नॉट बाय इंटेंट और बाय डिजाइन। नॉट बाय इंटेंट या डिजाइन। आपका पहला कमेंट मेजर जनरल भूपेश जैन साहब, किस तरीके से इसको देखें? क्या ये एक्सीडेंटल है या अब यहां पर भी काफी ज्यादा अलर्टनेस देखने को मिलेगी दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी? गौर साहब, रशिया अमेरिका का एक पुराना कोल्ड वॉर का चैलेंजर है। उसका फैसला हो चुका है और 1999 में उसके हिस्से एशिया के हो चुके हैं। और एक 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 गुट है अमेरिका के अंदर जो कि पूरा ध्यान चाहेगा रहे रशिया की तरफ, अमेरिका का, जो पुराने कोल्ड वॉर के जो वॉरियर्स हैं उनका। दूसरा जो आदमी इंटरेस्टेड है कि अमेरिका का झुकाव मिडिल ईस्ट या गल्फ के इलाके और रशिया की सरहद रहे, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है चाइना। चाइना चाहेगा कि अमेरिका का ध्यान हमेशा रशिया और मिडिल ईस्ट की तरफ बटा रहे हैं जी। आपके चैनल और भारतीयों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीजों को तवज्जो देनी है। पहला, ये चीज याद रखनी है, भारत का प्राइमरी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर चाइना है, पाकिस्तान नहीं। दूसरा, हमारी जो नेशनल ताकत है उसका प्राइमरी फोकस चाइना के ऊपर रखना है हर वक्त, और कहीं ध्यान दाएं या बाएं नहीं जाना। हमें अमेरिका और रशिया के बीच में क्या रहा है उसके अंदर ध्यान नहीं देना। हमारे दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और ना उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरा, जहां भी चाइना खड़ा होगा, भारत को सड़क के उसके पार खड़ा होना होगा। गलती से भी सड़क की उसी साइड नहीं जाना है जहां चाइना हो। बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात मेजर जनरल भूपेंद्र जैन साहब, कि जहां पर चाइना खड़ा हो हमने हमेशा उससे आगे रहना है, उस साइड पे नहीं रहना है जहां पर वो खड़े हो, क्योंकि उनकी पॉलिसीज और उनके दिल के अंदर है, उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं जरा आगे फटाफट से, बड़ी खबर, उसके बाद रहमत आपके पास भी आऊंगा। बड़ी खबर जरा राजनाथ सिंह के हवाले से बता दीजिए। राजनाथ सिंह साहब जो मॉस्को के अंदर थे, वहां पर 1-to-1 मीटिंग की, किन के साथ मीटिंग की? बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने के बाद अब राजनाथ सिंह रवाना हो रहे हैं जी, वो तेहरान जाएंगे। और तेहरान यानी ईरान में वो जा रहे हैं, सीधे उनका हॉल्ट होगा ईरान के अंदर। और खुद राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि वो तेहरान जा रहे हैं और तेहरान के अंदर ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से वो बातचीत करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर है ईरान के अंदर ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी, उनके साथ मीटिंग होगी। और ये मीटिंग पेंडेमिक 19 के बाद पहली बार कोई बड़ा दौरा ईरान का होगा जो राजनाथ सिंह की तरफ से किया जाएगा तेहरान के अंदर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खुद इस बात का जो है खुलासा पेश किया है रक्षा मंत्री ने कि वो मॉस्को के बाद सीधे जाएंगे तेहरान और तेहरान के अंदर उनकी मीटिंग होगी। और तेहरान से पहले एससीओ मीटिंग में जिस तरीके की बातचीत हुई और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से वो मिले हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले रहमत, इसमें क्या अपडेट और है, क्या कुछ प्लानिंग अब आगे और किस तरीके से वर्ल्ड ओपिनियन इसको देख रहा है? तेहरान का हाल्ट, तेहरान के अंदर रुकना, क्या कुछ कह रहा है
जी देखिए, बिल्कुल ये एक अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम था। प्रोग्राम ऐसा नहीं था, मॉस्को से सीधे दिल्ली आना था, चूंकि उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हो चुकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर आखिरी टाइम में फैसला किया गया कि तेहरान से होते हुए दिल्ली जाएंगे, और अब से करीब 1 घंटा पहले राजनाथ सिंह का तैयारा उड़ चुका है और अगले 1.5 से 2 घंटे में बाकायदा तौर पर तेहरान पहुंचेंगे और करीब 2.5 से 3 घंटे तक के वो तेहरान में रहेंगे, ऐसी जराये से हमें खबर मिल पा रही है। इस बीच डिफेंस मिनिस्टर जो हैं तेहरान के, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ कई उमूर हैं। सबसे बड़ा इशू जो है खित्ते में अमन अमान की बहाली को लेकर के किस तरह से नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ क्या कुछ जो माहौल बन रहा है उसमें ईरान को अपने फेवर में करने की कोशिश होगी, क्योंकि चीन के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और गुज़श्ता दिनों एक बड़ा प्रोजेक्ट पे डील भी हुआ है दोनों मुल्कों के दौरान। तो अगर इस दरमियान जब हिंदुस्तान और चीन के बीच सरहदी कशीदगी है और हालात बहुत साजगार होते हुए बहुत जल्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान जो पहले कोशिश की गई थी कि दुनिया को जो बड़े बड़े ममालिक है और आसपास के जो खित्ते हैं उनको बताया जाए कि अमन पसंद आप हैं तो हम अमन पसंदी के कायल हैं और हमारा ये लाइन है, हम इस लाइन पर चल रहे हैं, और चीन की क्या लाइन है, तो इस अपनी लाइन को बताने के लिए और अपना सपोर्ट लेने के लिए बाकायदा तौर पर यह कोशिश है, और इस कोशिश में ईरान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ईरान से बहुत सारी उम्मीदें। तो पठानिया साहब, किस तरीके से आप देखेंगे कि सीधे मॉस्को से पहला स्टॉप तेहरान, और तेहरान के अंदर भी अपने को पार्टनर जो उनके वहां पर है, डिफेंस मिनिस्टर है, उनके साथ मीटिंग, ये कोइंसिडेंस है या कुछ ऐसी चीज हो रही है जो शायद अभी मीडिया के सामने नहीं है? दोस्तों, ये अभी हम ये मान के चले कि इसका जो इंडिया जिस तरीके से पूरा जो स्टैंड अप चल रहा है और पूरी जो डेवलपमेंट बॉर्डर पे हो रही है, ये बताता है कि वो उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मिनिस्टरों से भी बात की, 2 घंटे उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की। तो ये अभी अपना जो व्यू प्रोजेक्ट करने का, जैसे अली साहब ने बताया, अपना व्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अपनी जो सिचुएशन है वो पूरे विश्व को बता रहे हैं कि चाइना जो हमें क्लेम करता है कि हम उसकी जमीन में घुसे हुए हैं, ये उल्टा है। और ये जो एलाइज बनाने की गेम है, इसके अलावा एक वर्ल्ड कम्युनिटी को मैसेज जा रहा है पूरी तरह से, ये सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, ये मैसेज चाइना को भी जा रहा है, ये मैसेज रशिया को भी जा रहा है, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये मैसेज जा रहा है कि चाइना का एग्रेशन के खिलाफ इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, उसका अपने जो व्यू है उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि कल को अगर जरूरत होती है तो कोई भी देश जो है चाइना के साथ जाने की या उनके साथ एलाई करने की कोशिश ना करे। और उस कड़ी में ईरान जो है, आपको पता है, बहुत बड़ा मोहरा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस समय अगर चाइना को जो कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, वो एक पाकिस्तान है, टर्की है, मलेशिया और ईरान है। और ईरान के अंदर उन्होंने तकरीबन जो $400 बिलियन की जो रेलवे ट्रैक के लिए उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट इसलिए भी बन जाती है कि ईरान जो है इस समय राजनाथ सिंह को एंटरटेन कर रहे हैं, उन्होंने उनको बोला कि आइए हमारे साथ डिस्कस कीजिए। तो ये बड़ी ही एनकरेजिंग बात है और इसका जो वर्ल्ड ओपिनियन के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। वर्ल्ड ओपिनियन पर फर्क पड़ेगा। डॉक्टर दीवान, भूषण साहब, ये बताइएगा कि आप किस एंगल से इसको देख रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ है ईरान के अंदर, इससे कोई ना नहीं कर सकता, छाबार बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सिनेरियो अभी बन रहा है, ईरान और चाइना की दोस्ती भी है, रूस से सीधे ईरान पहुंचना, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है या कुछ और भी है? गौर साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो राजनाथ सिंह जी की चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ वार्तालाप हुई है मॉस्को में, एससीओ के साइड लाइंस पे, वो तो आपको पता लग गया है वो किस में फेल है। क्यों? चाइनीज जनरल जो है डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है आपकी गलतियां हैं, हम कह रहे हैं आपकी गलती है। उन्होंने क्या कहा है? दोनों विड्रॉ करो, डिसएंगेज करो। हमने क्या कहा है? नहीं, आप पहले तो अप्रैल 2020 की पोस्ट में जाइए, ये बहुत अच्छी बात, नंबर 1। नंबर 2, गौर साहब देखिए, अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए कई सैंक्शन लगाए थे न्यूक्लियर के हिसाब से, आपको पता है। उस सैंक्शन के चलते अमेरिका ने यह भी कहा था, इंडिया आप ईरान से ऑयल मत लो। क्यों? और हमने ऑयल लेते रहे। क्यों लेते रहे? रुपीज में पे करते थे हम। देखिए, ईरान तो नया नया चाइना की तरफ गया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि अमेरिका ईरान को दबा रहा है तो चीन की तरफ गया है, पर हमारे साथ उनके संबंध बिगड़े नहीं है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, कूटनीतिक इनिशिएटिव, ईरान से हम मिले, ताकि देखिए और बात है,
ग्वादर पोर्ट तक तो ओबीओसी आ रहा है, चबार तक भी आने का तकलीफ हो जाएगी ईरान के साथ। तीसरी बात, जो हमारे पास 30-31 अगस्त को ब्लैक हिल टॉप, गुरुंग हिल, रेजिंग ला, सब जो हमने हाई पॉइंट्स कैप्चर किए सदर्न बैंक में और नॉर्दर्न बैंक में भी ऑक्यूपाई किया है, क्या है ये, क्या सिम्टम है? ये दिखाता है इंडिया की नीति ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस मिलिट्री में भी की जनाब, ये ऑफेंसिव डिफेंस डिप्लोमेसी में भी चाहिए। क्या? पहला, जैनजिंग में जो उगिर मुसलमान के साथ थोड़ा आवाज उठाए हम, डिप्लोमेटिक तरीके से ऑफेंसिव डिफेंस नंबर 1। नंबर 2, ऑफेंसिव डिफेंस डिप्लोमेसी में 2003 में वाजपेयी जी ने एग्रीमेंट किया हुआ है, तिब्बत को मान्यता दी हुई है, कैंसिल करो। नंबर 2। नंबर 3, हांगकांग के साथ खड़े हो, ये भी ऑफेंसिव डिफेंस डिप्लोमेसी में है। और नंबर 4, ताइवान की एम्बेसी इंडिया में खोलो, इंडिया के ताइवान में। और नंबर 5, WHO का हेड कौन है? इंडिया। खोलो, कोरोना के बरखिलाफ काम कराओ। जब तक आप हर तरफ से प्रेशर नहीं डालेंगे चाइना पे, हम ऊपर नहीं जाएंगे।